शाम के 7 बजे थे। गांव भीमरायपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांव के 2 युवक करण और विक्रम पुराने बरगद के नीचे आग जलाकर बैठे थे। हवा में अजीब सी नमी थी। दूर कहीं से कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। अरे भाई, मैंने सुना है आजकल तूने मछलियां पकड़नी छोड़ दी है। ऐसी भी क्या बात हुई? तुझे तो मछलियां पकड़नी अच्छी लगती थी ना? अरे भाई, इन दिनों इतनी ठंड है, कौन ही जाएगा। और ऊपर से उस नदी के पास जाने में भी डर लगता है। पता नहीं, पर रात में बहुत डरावनी आवाजें आती है वहां। इसलिए रात में वहां जाने से बहुत डर लगता है। डर? अब तुझे भी लगने लगा क्या? हाँ भाई, वहां किसी औरत की आवाज आती है रोने की। इतने में गांव के स्कूल के अध्यापक रमेश शुक्ला जी वहां आ पहुंचे। रमेश शुक्ला जी पिछले 22 साल से भीमरायपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे। गांव में उनका बहुत सम्मान था। अरे शुक्ला जी, नमस्ते। आइए गुरुजी, बैठिए ना, ठंड बहुत है। नमस्ते बेटा, क्या बातें चल रही हैं इतनी रात गए? बस ऐसे ही नदी की बात कर रहे थे। सोचा कल मछली पकड़ने चलें। लेकिन काली घाट की तरफ जाने की हिम्मत नहीं हो रही। काली घाट की तरफ मत जाया करो रात में। कुछ रास्ते दिन के लिए बने होते हैं और कुछ अंधेरे के लिए। अलाव की लपट अचानक तेज भड़की। तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। शुक्ला जी, सच में वहां कुछ है क्या? गांव में सब कहते हैं। उस रात के बाद आपने कभी अकेले सफर नहीं किए। हर चीज जो दिखती है वही सच नहीं होती, और हर सच दिखाई भी नहीं देता। अरे शुक्ला जी, आपके साथ भी तो कुछ हुआ था ना, राजापुर स्टेशन वाली घटना। ये सुनते ही शुक्ला जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उनकी उंगलियां हल्के से काम गईं। और वो बूढ़ा आदमी जो आपको बार बार दिखता था, वो कौन था? शुक्ला जी ने आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा का झोंका आया। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे बैठे सब लोग कुछ देर तक चुप रहे। हवा भी जैसे थम गई थी। अगर तुम दोनों सच सुनना चाहते हो तो आज बताता हूं, लेकिन जो सुनोगे उसके बाद काली घाट का नाम भी लेने से पहले सोचोगे। उस वक्त मेरी उम्र 24 साल थी। मैं इंदौर से परीक्षा देकर लौट रहा था। शाम के करीब 7 बजे मैं राजापुर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा था। एक ट्यूबलाइट बार बार जल बुझ रही थी। इतना सुनसान स्टेशन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। कोई है यहां? दूर बैठे एक कर्मचारी ने बस मेरी तरफ देखा, पर कुछ बोला नहीं। तभी ट्रेन सीटी मारते हुए प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। मैं जल्दी से कोच में चढ़ गया। अंदर भी ज्यादा लोग नहीं थे। मैं खिड़की के पास बैठ गया। बाहर मौसम अचानक खराब होने लगा। तेज हवा चलने लगी। मैं पता नहीं क्यों आज सब कुछ अजीब लग रहा है, और मेरा वो अजीब सा डर भी साथ चल पड़ा। तभी जेब में रखा मोबाइल अचानक बज उठा। स्क्रीन पर मां लिखा देखकर दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन पता नहीं क्यों हाथ हल्का सा कांप गया। बेटा, कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? मैंने खिड़की के बाहर अंधेरे में देखते हुए जवाब दिया, मां, राजापुर स्टेशन से ट्रेन में बैठ गया हूं, बस अब निकल रही है। रात हो जाएगी बेटा, मौसम भी ठीक नहीं लग रहा। कहीं रुक जा, सुबह आ जाना। मेरा मन घबरा रहा है। कुछ पल उधर से चुप्पी रही, फिर उनकी आवाज और धीमी हो गई। मैं हल्का सा हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे मां, आप भी ना, मैं बच्चा नहीं हूं अब। 2-3 घंटे की ही तो बात है, घर आ जाऊंगा। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत बेचैन है। जल्दी आना, रास्ते में किसी से ज्यादा बात मत करना। उनकी ये आखिरी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंका। ठीक है मां, आप फिक्र मत करो, खाना खा लेना और सो जाना।
तू आ जाएगा, तभी चैन मिलेगा। फोन कट गया। मैंने मोबाइल जेब में रखा, लेकिन अब दिल की धड़कन पहले से तेज थी। खिड़की के बाहर काला अंधेरा फैल चुका था। मन ही मन सोचा, माँ इतनी घबराई हुई क्यों थी? और उसी पल एक अजीब सी बेचैनी पूरे शरीर में फैल गई, जैसे आने वाला सफर सामान्य नहीं होने वाला। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया है। मैंने नजर उठाई तो एक दुबला पतला बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। सफेद बिखरे बाल, आंखें अजीब सी चमकती हुई और चेहरे पर थकान से ज्यादा एक रहस्यमयी सन्नाटा। अरे बेटा, कुछ पैसे दे दे, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। चाचा, आप भीख क्यों मांग रहे हैं? काम क्यों नहीं करते? काम? हर इंसान को उसका काम मिल ही जाता है बेटा, पर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां जाने वाले का काम ही खत्म हो जाता है। जहां जा रहे हो वहां मत जाओ। जो काली घाट की राह पकड़ता है वो लौट कर नहीं आता। बुजुर्ग ने मेरी आंखों में सीधा देखा। उसकी नजरें अचानक बहुत गंभीर हो गईं। क्या मतलब? वो थोड़ा और करीब झुका। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट जैसी हो गई। मेरी रीढ़ में जैसे ठंडक दौड़ गई। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस घर जा रहा हूं। घर? कुछ घर रास्ते में ही छूट जाते हैं बेटा। याद रखना, फिर किसी सफर में मुलाकात होगी। इतना कहकर उसने अपना हाथ पीछे किया। मैंने बस एक पल के लिए पलक झपकाई और वो वहां नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, ना कोई भीड़, ना कोई आवाज, ना कोई कदमों की आहट। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद से कहा, अभी तो यही खड़ा था, गया कहां? और उसी पल मुझे एहसास हुआ, शायद ये सफर उतना सामान्य नहीं है जितना मैं समझ रहा था। ट्रेन ने लंबी सी सीटी दी और धीरे धीरे पटरी पर सरकने लगी। पूरा कोच लगभग खाली था। ऊपर लगी पीली लाइट टिमटिमा रही थी और खिड़की के बाहर घना अंधेरा भागता जा रहा था। कुछ ही देर बाद अचानक जोर का झटका लगा। ट्रेन जंगल के बीचों बीच रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा, ना स्टेशन, ना कोई बस्ती, सिर्फ घने पेड़ों की परछाइयां। तभी दरवाजे की तरफ से चर्रर की आवाज आई। मैंने सिर उठाया। एक लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लड़की धीरे धीरे कोच में चढ़ रही थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। चेहरा शांत, लेकिन आंखें कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। वो आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। ये ट्रेन कालमोरा जाएगी क्या? मैंने थोड़ा संभलते हुए जवाब दिया, हाँ, जाएगी। अगला बड़ा स्टेशन वही है। अच्छा है, अकेले सफर में डर लगता है। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अजीब ठंडक थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप इतनी रात में अकेली? यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है। कुछ सफर अकेले ही पूरे करने पड़ते हैं। वो खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल को देखने लगी। उसकी बात सुनकर मेरे मन में फिर वही बुजुर्ग की चेतावनी गूंज उठी। इसी बीच ट्रेन फिर से चलने लगी। पहियों की आवाज अब पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। चुप्पी तोड़ने के लिए मैंने पूछा, क्या आपकी शादी हो गई है? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, शादी तो हो गई थी, लेकिन मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ओह, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। वो अचानक मेरी आंखों में गहराई से देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे आंसू भी हों और आग भी। मौत कभी अचानक नहीं आती, पहले संकेत देती है। कोच की लाइट फिर से टिमटिमाई। हवा अचानक ठंडी हो गई और मुझे महसूस हुआ मैं इस ट्रेन में शायद अकेला नहीं हूँ। रात के ठीक 2:30 बजे अचानक ट्रेन जोर से झटकी और रुक गई। इस बार रुकना पहले से अलग था, जैसे ब्रेक अचानक लगाए गए हों। खिड़की के बाहर गहरा अंधेरा था। जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। ठंडी हवा खिड़की के दरारों से अंदर आ रही थी। तभी स्पीकर में खरखराती आवाज गूंजी,
यात्रियों कृपया ध्यान दें, तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन अब आगे नहीं जा सकती। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। आवाज खत्म होते ही फिर वही सन्नाटा। मैंने घड़ी देखी, 2:30 बजे थे। दिल में घबराहट बढ़ने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो पहले से खड़ी थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि ट्रेन रुकने वाली है। अब क्या करेंगे? यहाँ तो पास कुछ भी नहीं है। मैं रुक नहीं सकती। क्या मतलब? इतनी रात को? ये जंगल है, खतरनाक हो सकता है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मेरे गले से शब्द मुश्किल से निकले। ये ठीक नहीं है। कम से कम सुबह तक रुक जाइए। वो पलटी। उसकी आंखों में फिर वही अजीब चमक थी। मेरा रास्ता यहीं से जाता है। मैं जंगल से होकर जाऊंगी। डर लगता है तो मत आओ। इतना कहकर वो ट्रेन से नीचे उतर गई। कुछ सेकंड तक मैं सीट पर बैठा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ की बात, बुजुर्ग की चेतावनी, सब एक साथ दिमाग में घूमने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर अपने आप उठ गए। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ा सा ही तो आगे जाएगी। और मैं भी ट्रेन से उतरकर उसके पीछे चल पड़ा। जंगल की मिट्टी पर उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके पैरों के निशान जमीन पर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। जैसे ही हम जंगल के अंदर कुछ कदम आगे बढ़े, आसमान में तेज गर्जना हुई। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पेड़ों की टहनियां हवा में बेतहाशा हिलने लगी। बिजली की चमक कुछ पल के लिए पूरे जंगल को सफेद रोशनी में डुबो देती। फिर सब कुछ पहले से भी गहरे अंधेरे में डूब जाता। मेरे कपड़े भीग चुके थे। दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी एक तेज बिजली चमकी और उसी रोशनी में मैंने देखा, वही बुजुर्ग हमारे सामने खड़ा था। मैं ठिठक गया। आप फिर से? मैंने मना किया था, काली घाट की राह मत पकड़ो। लड़की अचानक मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये हमेशा डराते रहते हैं। बुजुर्ग ने मेरी तरफ सीधे देखते हुए धीरे से कहा, सीधे मत जाना, वो रास्ता मौत का है। दीस में बारिश की आवाज और तेज हो, लेकिन लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अचानक बाईं तरफ एक संकरे कीचड़ भरे रास्ते पर मुड़ गई। मैं कुछ पल दुविधा में खड़ा रहा, फिर उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर हमें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। छत आधी गिरी हुई, दरवाजा टेढ़ा लटक रहा था। तभी अंदर से बहुत हल्की लेकिन साफ आवाज आई, एक छोटे बच्चे के रोने की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुमने सुना? हाँ, कोई मुसीबत में है। हम धीरे धीरे झोपड़ी के पीछे की तरफ बढ़े, जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैलने लगी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पायल की आवाज। मेरे कदम रुक गए। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की गायब थी। चारों तरफ घना अंधेरा। फिर अचानक जंगल में गूंजती हुई एक डरावनी हंसी। मैंने कांपते हुए नजरें घुमाई। एक पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। साड़ी मिट्टी और खून से सनी हुई थी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी तरह काली, बिना पुतलियों के। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं काली घाट की आत्मा हूँ। जो यहाँ आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पूरी ताकत से भागा। बारिश, कीचड़, कांटे, कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तभी सामने वही बुजुर्ग फिर दिखाई दिया। भागो, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो। और जंगल की काली रात मेरे चारों तरफ और गहरी होती चली। जब मेरी आंख खुली तो तेज धूप चेहरे पर पड़ रही थी। सिर भारी था।
शरीर दर्द से टूटा हुआ। धीरे धीरे आवाजें साफ सुनाई देने लगी। मैंने आंखें पूरी खोली। मैं राजापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। चारों तरफ गांव वाले खड़े थे। कोई पानी छिड़क रहा था, कोई मेरा नाम पूछ रहा था। मैं घबरा कर उठ बैठा। अरे होश आ गया, पानी लाओ जल्दी। वो लड़की, जंगल, ट्रेन कहाँ है? गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बेटा, रात यहाँ कोई ट्रेन रुकी ही नहीं थी। आखिरी ट्रेन तो 11:30 बजे निकल गई थी। नहीं, रात 2:30 बजे ट्रेन रुकी थी। तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन रुकने के बाद मैं जंगल में गया। तुम सुबह प्लेटफॉर्म के पास बेहोश पड़े मिले। रात में तो यहाँ कोई हलचल ही नहीं हुई। मेरा गला सूख गया। तभी एक बुजुर्ग महिला धीमे स्वर में बोली, काली घाट का नाम लिया था क्या तुमने? सालों पहले उसी घाट में एक औरत अपने पति के साथ मरी थी। लोग कहते हैं वो आज भी रास्ता भटकने वालों को साथ ले जाती है। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। वो फुसफुसाई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। आंखों के सामने वही जला हुआ चेहरा घूम गया। ठंडी हवा का झोंका आया। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे बैठे सब लोग कुछ देर तक चुप रहे। हवा भी जैसे थम गई थी। विक्रम ने हल्की हंसी के साथ माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे शुक्ला जी, आप भी ना बच्चों को डरा दिया। बरगद के पत्ते फिर से हिलने लगे। लेकिन उस दिन के बाद किसी ने भी काली घाट का नाम जोर से लेने की हिम्मत नहीं की। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो पीछा भी करती हैं।